सपनों की नगरी मुंबई में रहने वाला अरविंद कुमार 25 साल का गबरू नौजवान एक अच्छी खासी फाइनेंस कंपनी का मालिक। बहुत कम उम्र में ही उसने सफलता की ऊंचाइयों को हासिल कर लिया था और अपने पापा को रिटायर करके फाइनेंस कंपनी खुद संभाल रहा था। एक ऐसा अयास लड़का जिसके बिस्तर में हर रात एक नई लड़की होती और उसकी सगाई कर दी थी। उसके पिताजी ने घर पर और कोई था नहीं। सगाई होने के पश्चात 1 महीने के अंदर अरविंद कुमार अपनी सगाई तोड़ देता है और उसके 15 दिन के बाद अचानक से लापता हो जाता है और अपने पिताजी को कहीं से मैसेज करता है कि पिताजी, मेरा इस संसार से, इस मोह माया से मन उठ चुका है, मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। अचानक ऐसा क्या हुआ था कि एक 25 साल का नौजवान लड़का जो इतना अयास किस्म का था, जिसे औरतों की लत थी, जो अपनी हर रात अलग अलग स्त्रियों के साथ बिताता था, वह अचानक संन्यास लेने चला जाता है। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना लेकर। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं। पिछली कहानी में अतुल भाई ने जोधपुर से अपना सपोर्ट हमें दर्शाया है, बहुत बहुत थैंक्स अतुल भाई। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हमारी यूट्यूब 2 साल का नौजवान अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी रहा होता है, अपनी फाइनेंस कंपनी चला रहा होता है, बड़े बड़े लोन उन लोगों को कर्जे के रूप में दिया करता और अच्छा खासा पैसा वो कमा था। कुछ दिन पहले ही उसके पिताजी ने उसे एक लड़की दिखाई थी जिसका नाम रीना होता है। रीना के साथ उसकी सगाई तय हो जाती है। जब पंडित जी कुंडली मिलाते हैं तो वह पंडित से पूछता है, वह ज्योतिष पर बहुत विश्वास करता था, तो पंडित से पूछता है क्या ये लड़की मेरे लिए सही है? तो पंडित उससे कहता है कि यह लड़की तुम्हारी और तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा लकी है, इसके साथ तुम शादी जरूर करो, तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, तुम आसमान की ऊंचाइयों को छुओगे। अचानक से अपने बेटे को लापता पाकर और उसके मैसेज देखकर उसके जो बूढ़े पिताजी होते हैं वह परेशान से हो जाते हैं और भागे भागे से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर अपनी व्यथा उन पुलिस वालों को सुनाते हैं। थाना एसएचओ जो होते हैं, थाना प्रभारी, उनकी बात सुनते हैं। वह देखते हैं कि 2 मैसेज किए गए थे अरविंद की तरफ से और एक कॉल आया था, इंटरनेट कॉल। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। अरविंद का फोन सर्विलांस पर लगाया जाता है, उसकी लोकेशन इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है और इधर उसके फोन से सारे नंबर्स खंगाले जाते हैं। उससे मिलने जुलने वालों की लिस्ट तैयार की जाती है, उसके दोस्तों, उसके दुश्मनों की लिस्ट तैयार की जाती है। पुलिस को पता चलता है कि अरविंद की सगाई हो चुकी थी रीना से 15-20 दिन पहले। पुलिस रीना से भी इन्वेस्टिगेट करती है, उससे भी पूछताछ करती है। तो रीना से जब पूछताछ करती है तो रीना कहती है कि सब कुछ तो ठीक था, मुझे नहीं पता अचानक से अरविंद क्यों चला गया, शायद मुझसे ही नाराज हो गया होगा किसी बात से, और वो रोने लगती है कि मुझसे खफा होकर तो कहीं अरविंद ने इतना बड़ा कदम नहीं उठा लिया। पुलिस उसे भी जाने देती है। रीना इतना कहकर तो चली गई थी, लेकिन एक बहुत जरूरी बात थी जो रीना पुलिस से छुपा गई थी। उसने पुलिस को ये चीज नहीं बताई थी कि आज से 15 दिन पहले जब एक दिन अरविंद जो होता है वह ऑफिस से आ रहा होता है तो रास्ते में एक लड़का उसकी कार के सामने आ जाता है, उसकी कार रोकता है और जब अरविंद बाहर निकलता है तो वह लड़का अरविंद के साथ हाथापाई करने लगता है और जब और हाथापाई करते हुए वो अरविंद से कहता है कि तू रीना से शादी करेगा, रीना से शादी करने की सोचना भी मत, वह मेरी जान है, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। अरविंद तो आवाज सा रह जाता है। फिर जब वो रीना से मिलता है तो रीना उसे बताती है कि वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मैं पहले उसके साथ रिलेशन में थी लेकिन अब मेरा उससे कोई लेना देना कोई वास्ता नहीं, मैं शादी तुमसे ही करूंगी, वह मेरा पास था, मेरा फ्यूचर तो तुम हो, तो मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी, तुम मुझसे शादी करोगे ना? अरविंद सोच में पड़ जाता है, लेकिन अरविंद को तो पंडित जी की वो बात याद रहती है कि यह लड़की तुम्हारे लिए बहुत लकी है और इसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस आसमानों को छुए। अरविंद कहता है हाँ मैं तुमसे ही शादी करूंगा, बात वहीं खत्म हो जाती है उसके। लेकिन एक शक का बीज तो अरविंद के दिल में पनप चुका था। अरविंद एक दिन रीना का पीछा करता है और वह क्या पाता है कि एक पार्क के साइड में सुनसान सड़क पर एक गाड़ी लगी हुई है और जब और रीना उसमें घुसी थी, गाड़ी के अंदर उसने देखा था और जब कुछ देर के बाद उस गाड़ी के पास पहुंचता है तो क्या पाता है कि अरविंद की जो होने वाली पत्नी होती है रीना, वह अपने उसी बॉयफ्रेंड अखिल के साथ उस गाड़ी के अंदर संबंध बना रही
रही होती है। ये देखकर अरविंद का पारा हाई हो जाता है। अरविंद चीखने चिल्लाने लगता है। रीना उसको वहां पर देखकर बहुत चक्की सी रह जाती है। वह गाड़ी से निकल के अरविंद को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं अरविंद, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं आखिरी बार इससे मिलने आई थी और समझाने आई थी। अरविंद चीखने चिल्लाने लगता है कि आखिरी बार मिलने आई थी, संबंध बना के उसके साथ ये करके समझा रही थी तो मुझे आज के बाद तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। मैं अपनी सगाई आज यहाँ और इसी वक्त तुमसे सारे से तोड़ता हूँ, सगाई खत्म करता हूँ। और अरविंद वहां से चला जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद अरविंद लापता हो जाता है। ये बात रीना ने पता ही नहीं थी पुलिस को और ना किसी को। शहर में जिन जिन लोगों को अरविंद ने कर्जा दे रखा था सारी फाइल्स खंगाली जाती है। उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई क्लू, ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता कि जिससे पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ सके। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। समय बीतता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बीत जाता है, कुछ नहीं होता। अरविंद को लापता हुए अब 1 साल होने वाला था। दोस्तों, 1 साल होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया था, 6 दिन बचे थे। थाना प्रभारी एक दिन पुलिस स्टेशन में अपने टेबल पर बैठे हुए होते हैं, तभी उनसे उनका एक मित्र मिलने के लिए वहां पर आता है जो कि साइबर सेल में एक ऑफिसर होता है। और जब वो वहां आकर बैठ उनसे बातचीत करने लगता है तो अरविंद की वही फाइल थाना प्रभारी के टेबल पर पड़ी थी। हेड ऑफिस से आदेश आया था कि इस केस को 1 साल हो जाएगा और उसके बाद इस केस को आपको बंद कर देना है। 6 दिन बचे हुए थे। उसी सिलसिले में कुछ का कार्रवाई के उस टेबल पर फाइल रखी हुई थी। उस ऑफिसर्स की नजर पड़ती जिनका नाम रजीत वर्मा होता है। वो उस फाइल को देखते हैं तो पूछते हैं अपने मित्र से, थाना एसएचओ से, कि यह क्या केस है। तो अरविंद के केस के बारे में हल्की सी डिटेल जो थाना प्रभारी होते हैं वह अपने उस साइबर सेल वाले ऑफिसर मित्र को, रंजीत को देते हैं। उनका इंटरेस्ट इस केस पर जाग उठता है। वह कहते, यार तू वैसे भी इस केस को बंद करने वाला है, क्यों ना मैं एक लास्ट ट्राई इस पर कर लूं। एक काम कर, 1 हफ्ते के लिए फाइल मुझे दे दे, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, हो सकता है मैं केस सॉल्व कर दूं। तो वो जो थाना प्रभारी होते हैं वो हंसते और कहते, क्यों अपना समय बर्बाद करना चाहता है, हम साल भर से कुछ कर नहीं पाए, पर ठीक है अगर तुझे अपना दिमाग खराब खपा नहीं ही है तो ले जा, फाइल कर ले कोशिश। रंजीत वर्मा फाइल लेकर अपने ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद उस केस की अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं और अपनी टीम को बुलाकर कहते हैं, जिस दिन अरविंद कुमार लापता हुआ था 26 दिसंबर 2017 की यह बात थी, उस दिन उसका फोन कहां पर लोकेट हुआ था। वह साइबर सेल वाले थे। दोस्तों, इन चीजों में एकदम माहिर होते हैं। कहां लोकेट हुआ था। जब केस फाइल उन्होंने पढ़ी तो उन्हें पता चला कि पहला मैसेज जो अरविंद ने किया था वह मुंबई के रेलवे स्टेशन से किया था, दूसरा मैसेज जो आया था वह दिल्ली के रेलवे स्टेशन से आया था और तीसरा जो उन्हें इंटरनेट कॉल आया था वह देहरादून से आया था। दोस्तों, साइबर सेल वाले जो होते हैं वह तीनों जगह की उस देखी लोकेशन निकालते हैं और इस चीज को डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अरविंद के जान पहचान में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसकी भी लोकेशन, जिसका भी फोन उस वक्त उसी टावर में या उसी एरिया में एक्टिव अगर दिखा रहा है तो वह चीज को खंगालने की वह कोशिश करते हैं। 1 साल पुराना डाटा निकालना इतना आसान नहीं होता, फिर भी वह अपने सोर्सेस लगाते हैं और पता करते हैं। तो मुंबई में जहां से वह निकला था वहां तो ऐसा कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगता। उस बीच उनके पिताजी के भी पास जाते हैं और उसके पिताजी से पूछताछ करते हैं। उसके पिताजी को अच्छा लगता है कि चलो कोई तो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसके पिताजी से उल्टे सवाल करने लगते हैं कि आपको भी तो उम्र से पहले ही अरविंद ने रिटायर करके घर बैठा दिया था, कहीं इसी वजह से आपने ही तो नहीं। उसके पिताजी रोने लगते हैं, पर पुलिस का तो काम होता है इंटगट करना, बाल की खाल निकालना। रंजीत साहब जो होते हैं वो वहां से तो वापस आ जाते हैं, मुंबई से कोई सुराग हाथ नहीं लगता। तभी अगले दिन उनका एक कुलीग जो होता है, उनका जूनियर, वो आके बताता है, सर अरविंद के ऑफिस से जो फाइल्स आई थी वो जो पुलिस स्टेशन से आई है, उन्हें खंगालने पर पता चला है कि दिल्ली की एक महिला है जिसका नाम साधना है, उसे अरविंद ने रुपए लाख का लोन दिया था। और जिस दिन अरविंद की लोकेशन, मतलब 27 तारीख को अरविंद 27 दिसंबर 2017 को अरविंद की लोकेशन दिल्ली में जिस दिन लोकेट की गई, उसी टावर में साधना का भी मोबाइल एक्टिव था। रंजीत साहब जो होते हैं वो तुरंत दिल्ली के लिए अपनी टीम लेकर रवाना होते हैं और साधना का एड्रेस तो उन्होंने मोबाइल ट्रेस करके निकाल ही लिया था। सीधे साधना के घर जा पहुंचते
से साधना पुलिस को देखकर चौंक जाती है कि वह सोचती कि केस तो 1 साल पहले ही वो हो चुका था, पुलिस पूछताछ कर चुकी थी, अब 1 साल बाद अचानक से ये वापस कैसे खड़ा हो गया। रंजीत साहब जब उससे पूछताछ करने लगते हैं कि तुम अरविंद को कैसे जानती हो, तो साधना जो होती है वह कहती है कि अरविंद मेरा परमानेंट कस्टमर था। साधना जो थी वह एक प्रोस्टिट्यूट थी, एस्कर्ट थी, हाई लेवल के, हाई प्रोफाइल, दिखने में काफी सुंदर, और उसका काम यही था। वो कहती है कि अरविंद मेरा रेगुलर कस्टमर था, वह हमेशा मेरे पास आता रहता था या मुझे भी मुंबई बुलाता रहता था। जो रंजीत साहब होते वह उससे कहते अच्छा तो तुम्हारा कस्टमर था, और एक स्कर्ट को उसने 2 लाख रुपए का लोन दे दिया। ये बात सुनकर साधना चौंक जाती है, वह सोचती कि इन्हें कैसे पता। वह कहती हाँ लोन तो दे दिया, लेकिन कोई आसानी से नहीं दिया था, बहुत मैंने उसकी मिन्नत की थी, बहुत उससे रिक्वेस्ट की थी। मेरी एक मौसी है जो कि बीमार रहती है और उनका एक घर है यहाँ मंगोलपुरी दिल्ली में जो कि गिरवी पड़ा था, उसे छुड़ाना था, मौसी का इलाज करवाना था, इस वजह से मैंने रुपए लाख का लोन मैंने अरविंद से लिया था। रंजीत सर कहते हैं हाँ इसलिए शायद तुमने 25 लाख रुपए कभी लौटाए नहीं। अरविंद को साधना चौंक जाती है और नीचे सर झुका लेती है, तो रंजीत सर कहते हैं कि इसीलिए तुमने ही तो कहीं अरविंद को लापता नहीं करवाया। साधना चौंक जाती है और कहती नहीं नहीं सर, मैंने उसे लापता नहीं करवाया, पर और हो सकता है कि शायद वो जिंदा ही ना हो, उसका मर्डर हो गया हो। रंजीत सर एकदम से चौंक जाते, तुम्हें कैसे पता, तुम ये बात कैसे कह रही हो कि अरविंद का मर्डर हो चुका है। तो अब साधना जो होती है वह रंजीत साहब को कुछ नई कहानी बताती है। वह कहती है कि सर अरविंद के गायब होने की बात तो मुझे तब पता चली थी जब पुलिस मेरे घर आई थी। पुलिस के मेरे घर आने से 3 दिन पहले एक लड़का मेरे फ्लैट पर आया था, उसने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला, उसने कहा मैंने आपको ऑनलाइन बुक किया है। उसने मुझे ऑनलाइन बुक किया था, वह मेरे घर पर आया, मैंने उसे सर्विस दी। बस सर्विस देने के बाद जब हम लोग रिलैक्स कर रहे थे पलंग पर, तो मैंने उससे ऐसे पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, तुम्हें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किसने दिया, मेरा एड्रेस किसने दिया। तो वह कहता है कि मुझे तुम्हारा नंबर, तुम्हारा कॉन्टैक्ट मेरे एक फ्रेंड ने दिया था। और जब मैंने उससे पूछा कि कौन फ्रेंड, तो उसने अरविंद का नाम लिया था। अरविंद का नाम सुनते ही मैं चौंक गई थी, और फिर मैंने जब उससे पूछा कि अरविंद कहाँ है, वह आजकल काफी समय से आया नहीं, तो उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा था कि मार डाला मैंने उसे। जब मैंने चौंक कर पूछा कि क्या क्या कहा तुमने, तो वो घबरा गया और उसने बात बदल दी कि पता नहीं कहाँ मर गया, लापता है, शायद मर गया हो, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। और इसके बाद वो फटाफट अपने कपड़े पहनकर मेरे पैसे देकर वहां से निकल गया। रंजीत साहब को एक उम्मीद की किरण सा जागती हुई नजर आई थी। उन्होंने पूछा क्या नाम था उस लड़के का, तो वो साधना कहती कि सर विकी नाम बताया था उसने। विकी आगे पीछे क्या, वो कहती सर आगे पीछे का तो मुझे नहीं पता, मैं अपने कस्टमर्स की इतनी डिटेल नहीं रखती, मुझे पैसों से मतलब है। अब विकी नाम का एक क्लू रंजीत साहब को मिल गया था। टीम वापस मुंबई आ जाती है और अपने उसी थाना प्रभारी मित्र से रंजीत साहब कांटेक्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि यह विक्की कौन था, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, तुमने जब इसकी तफ्तीश की थी। तब वो कहता है विक्की हाँ मैं जानता हूँ, वो उसका नाम विकास वर्मा था और वह अरविंद कुमार का बहुत ही जिगरी दोस्त हुआ करता था। उससे भी हमने उस समय पूछताछ की थी मगर कुछ निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन रंजीत साहब को साधन ने कुछ और ही कहानी बताई थी। अब रंजीत साहब जो होते हैं ये जा पहुँचते हैं विकास वर्मा के घर पर, और विकास वर्मा के घर पर जब जाते हैं और डोर बेल बजाते हैं, दरवाजा खुलता है। विकास की पत्नी जो होती है वो दरवाजा खोलती है। रंजीत साहब उनसे पूछते हैं आप कौन, वो कहती है जी मैं विकास वर्मा की पत्नी हूँ। बोलते विकास कहाँ है, हमें उनसे बात करना है, उनसे कुछ पूछताछ करनी है। वच बोलती है किस सिलसिले में, अरविंद कुमार के केस के बारे में हम लोग कुछ जांच पड़ताल करने, कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं, बुलाए विकास को। तो उसकी पत्नी जो होती है रोने लगती है और रोते रोते दीवार की ओर देखती है। जब रंजीत साहब दीवार की ओर देखते हैं तो वहां पर एक लड़के की तस्वीर टंगी होती है जिस पर कि हार चढ़ा हुआ होता है। मतलब ये था कि वो विकास वर्मा था और वो भी मर चुका था। जब उसकी पत्नी से यह बात पूछी जाती है कि यह सब कैसे हुआ, तो उसकी पत्नी एक कहानी सुनाती है कि विकास जो था वो उसने सुसाइड कर लिया, अपने हाथ की नस काट ली, और जब से अरविंद लापता हुआ था वो कुछ पागल पागल सा रहने लगा था, चीखता था, चिल्लाता था, चीजें तोड़ता था, सामान फेंकता था, मुझे मारता था, कमरे से बाहर निकाल देता था। एक दिन वो उसे इसी प्रकार का दौरा पड़ा और वह इसी प्रकार
की हरकत कर रहा था, कांच का गिलास तोड़ रहा था, कांच के सामान तोड़ रहा था रूम में। जब मैं भागी भागी गई और उसे शांत कराने की कोशिश की तो उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया और कुछ देर के बाद उसकी आवाजें आने बंद हो गई। मैंने काफी बार दरवाजा नॉक किया तो उसने नहीं खोला। फिर मैंने तुरंत पड़ोसी को फोन लगाया। पड़ोस का एक लड़का सोनू, जिसकी उम्र 21 साल है, वह भागता हुआ आया। क्या हुआ भाभी? तब मैंने उसे पूरी बात बताई तो सोनू ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा और जब हमने अंदर जाग देखा तो विकास जो था पलंग पर मरा पड़ा था। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी और उसने सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ रखा था कि मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता। जब से वह गया है मेरी जिंदगी हराम हो गई है। मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता और मैं भी उसी के पास जा रहा हूं और वह उसने सुसाइड कर ली। अब रंजीत साहब को बड़ा अटपटा सा लगा कि इतनी सुंदर खूबसूरत बीवी के होते हुए एक लापता दोस्त के लिए कोई लड़के ने सुसाइड कर लिया। यह एक विचित्र प्रकार का ही मामला उन्हें समझ में आ रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनके पत्नी के जो हाव भाव थे उसे देखकर उन्हें कुछ अटपटा सा लग रहा था। वो उससे पूछते कि तुम अरविंद को कैसे जानती थी, कितना जानती थी बताओ? वो कहती है मैं ज्यादा कुछ खास नहीं जानती थी, बस इनका दोस्त था, इतना ही पता है। तो रंजीत साहब जो होते हैं ऐसे ही तुक्का फेंकते हैं, लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारी वजह से अरविंद की और विकास की एक बार बहस हो गई थी। उस पत्नी एकदम से चौंक जाती है, तीर सही निशाने पर मारा था रंजीत साहब ने। वो कहती है हाँ साहब। तो कहती है तुमने बताया पुलिस को? तब इसमें बताया क्यों नहीं? वो कहती है पुलिस ने मुझसे जितना पूछा बस मैंने उतना ही बताया। अब आप पूछ रहे तो आपको बताती हूँ। एक दिन अरविंद शराब के नशे में घर आया था और उस वक्त विकास घर पर नहीं था। जब मैंने उसे कहा कि विकास तो घर पर है नहीं तो कहता है कि भाभी मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा कि ठीक है बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास सोफे पर बिठा लिया। कहता है भाभी जब से हम मिले ठीक से हमारी जान पहचान बातचीत हो ही नहीं पाई, चाय वाय छोड़िए बैठिए बात करते हैं। और उसके बाद वो मुझसे बदतमीजी करने लगा, मुझे यहाँ वहाँ छूने लगा। जब मैं तुम्हारे सारे समझता हूँ तुम मुझे हिंट देती हो, ऐसा वैसा वो कहने लगा। और जब मैं उस पर चिल्लाई झटक के खड़ी हो गई कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं विकास को ये सब कुछ बताऊंगी। तो उसे समझ में आ गया था कि ये हाथ आने वाली नहीं। तो उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई भाभी, शायद मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं शायद कुछ गलत समझ बैठा था इसलिए मैंने ये हरकत की, आप प्लीज विकास को मत बताइएगा। और उसके बाद अरविंद वहां से चला गया था। तो रंजीत साहब पूछते क्या फिर तुमने विकास को बताई थी यह बात? वो कहती हाँ मैंने विकास को बताई थी और विकास को बहुत गुस्सा आया था और वह तो चाकू लेकर अरविंद को मारने जा रहा था, लेकिन मैंने उसे किसी तरह से रोक लिया था। अब ये गुत्थ काफी फंस गई थी, पेज काफी फंसता सा नजर आ रहा था कि विकास के साथ उसकी दोस्ती थी। फिर यह सब हुआ, विकास उसे मारने जा रहा था, उसके बाद फिर अरविंद लापता हो गया, फिर विकास ने सुसाइड कर लिया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस चलो वहां से पूछताछ करके जो सा रंजीत साहब होते वापस आ जाते हैं। अब इन बीते कुछ महीनों में जो अरविंद की जो पूर्व मंगेतर थी रीना, उसने भी अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। यह पता चला था तो उसका भी मैटर क्लोज हो गया था कि अगर उसका कुछ लेना देना होता तो उसके पास भी कुछ मोटिव तो समझ में आ नहीं रहा था। अरविंद को मारने का दूसरी सस्पेक्ट जो थी साधना, जो कि प्रोस्टिट्यूट थी, एस्कर्ट थी दिल्ली की, वो प्राइम सस्पेक्ट इस वक्त इनकी नजर में बनी हुई थी क्योंकि उसके ऊपर 2 लाख रुपए का अरविंद का लोन एसिटिस पड़ा हुआ था, उसने पैसा लौटाया नहीं था। तो हो सकता है कि इसने कुछ ना कुछ किया हो, क्योंकि जब जांच पड़ताल हुई तो पता चलता है कि उसकी मौसी तो काफी पहले ही मर चुकी है और उसका जो घर था वह भी इसने जहां लीज पर जहां लोन पर पड़ा हुआ था वहां से कुछ छुड़वाया नहीं था। ये तो पैसे इसने जो 25 लाख अरविंद से लिए थे इसने कहीं और ही लगा दिए थे, या जो भी किया हो तो इस साधना काफी झूठ बोल रही थी। पुलिस को इतनी बात समझ में आ रही थी। साधना फिलहाल पुलिस के टारगेट में थी। रंजीत साहब को लग रहा था कि शायद ये केस में भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, 4 दिन इन सब चीजों में बीत चुके थे, 2 दिन बाद ये फाइल बंद हो जानी थी। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, सोचा देखते हैं, मेहनत ही तो बेकार जाएगी और क्या होगा। मुंबई और दिल्ली की तो सारी लोकेशन आ चुकी थी, देहरादून की लोकेशन इंटरसेप्ट होने में, वहां का डाटा आने में कुछ समय लग रहा था कि कुछ ही देर में वहां का भी डाटा आ जाता है। जब वहां का डाटा इंटरसेप्ट होता है तो अरविंद का मोबाइल जिस लोकेशन
लोकेशन पर दिखा रहा सेम लोकेशन पर एक नंबर और दिखा रहा था जो कि मुंबई के एड्रेस पर ही रजिस्टर्ड था, और वह नंबर देहरादून में जहां जिस लोकेशन पर अरविंद का फोन जा रहा था उस सारी लोकेशन पर वह फोन की लोकेशन अरविंद के फोन की लोकेशन के साथ ही दिखा रही थी। बस पुलिस को यहीं से क्लू मिल जाता है, उस नंबर को इंटरसेप्ट किया जाता है, उस नंबर के जब एड्रेस पर पहुंचा जाता है तो वो पता है दोस्तों वो नंबर किसका होता है। वो नंबर होता है उसी सोनू का जिस लड़के को विकास की वाइफ ने उस दिन दरवाजा तोड़ने के लिए हेल्प करने के लिए बुलाया था, वह नंबर उसी सोनू का निकलता है। इतना सबूत काफी था पुलिस को सब कुछ समझने के लिए। पुलिस सोनू को उठाती है और विकास की वाइफ को भी उठाया जाता है। दोनों को थाने लाकर जब इंटरगेट किया जाता है, पहले तो दोनों गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने वाली पर आती है ना दोस्तों तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। जब सोनू की तबीयत से सुताई की जाती है तो सोनू सारे राज उगल देता है। एक मामला जब निकल के पुलिस के सामने आया तो पुलिस खुद हैरान थी कि इन लोगों ने कितनी सफाई से पुलिस को चकमा दिया था और कितनी सफाई से इस पूरे मामले को घुमा कर रख दिया था। दोस्तों बात ये थी सोनू का विकास की जो पत्नी थी संजना उसके साथ ना जाए ताल्लुकात थे, और जब अरविंद ने संजना के साथ छेड़खानी की थी, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, तो जो सोनू था काफी गुस्से में आ गया था और वो उसी दिन से तात्पर्य था कि इसका सबक अरविंद को जरूर सिखाएगा, और उसने इसके लिए विकास को मोहरा बनाया, विकास को शराब पिलाकर विकास को उसके खिलाफ भड़काया कि अरविंद ने बहुत गलत किया है, तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा किया है, मेरी भाभी के साथ ऐसा किया है, हम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, कम से कम उससे बात तो करना चाहिए, बुलाओ उससे। विकास उसकी बातों में आ जाता है और अरविंद को फोन करके बुलाता है। अरविंद जब पहुंचता है तो तीनों कार से एक सुनसान जगह पर जाते हैं और वहां पर अरविंद और विकास की बहस होने लगती है। विकास काफी गुस्से में होता है, अरविंद उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, उसे माफी मांग रहा था कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं उस दिन दारू के नशे में था, मुझे क्षमा कर दे। बातचीत चल ही रही होती है कि सोनू पता ही नहीं चल कब पीछे से चाकू निकालता है और अरविंद पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर देता है। विकास तो बहु चक्का सा खड़ा बस देखता रह जाता है। सोनू जो होता है उसी वक्त वहीं पर अरविंद को मौत के घाट उतार देता है। अरविंद वही तड़प के अपना दम तो तोड़ देता है। विकास सोनू को कहता है ये तूने क्या किया, हम सिर्फ बात करने आए थे, हम इसे समझाना चाहते थे, इससे बात करना था, तूने तो इसे मार ही डाला। सोनू कहता है भैया मुझसे सहन नहीं हुआ, मैं नहीं रह पाया कि मेरी भाभी के साथ कोई इतनी बदतमीजी करे और मैं उसे जिंदा छोड़ दूं, अब क्या करना है आगे ये सोचो। विकास कहता है अब करना क्या है, फंसे दोनों जेल जाएंगे, दोनों को सजा हो जाएगी, अब क्या होगा, और रोने लगता है। सोनू कहता है नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, वो दो उसकी लाश गाड़ी में डालते हैं, जंगल में ले जा और वहां एक गहरा गड्ढा खोदकर उसकी लाश को दफना देते हैं और उसके बाद उसका फोन लेकर ये लोग साथ में आ जाते हैं। और ये सारी प्लानिंग सोनू की रची हुई थी कि इस तरीके से करना है, उसके पिताजी को मैसेज करना है कि मैं जा रहा हूं, मेरा दुनिया की सब मोह माया से मेरा दिल उठ गया है और मैं जा रहा हूं। और मुंबई से एक मैसेज किया, दिल्ली से एक मैसेज किया, देहरादून जाकर इंटरनेट कॉल किया और उसके बाद उसके फैन और उसके बाद उसके फोन को वहां पर बहती नदी में उसने फेंक दिया और वह वहां से वापस लौट आया। उसके बाद 5-7 दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक दिन जब सोनू और विकास की पत्नी बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, एक दूसरे से संबंध बना रहे होते, अचानक विकास आ जाता है और विकास उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसी वक्त विकास कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं समझ गया हूं कि तूने अरविंद को क्यों मारा और यह सब तूने किस वजह से किया, तेरा पूरा मोटिव मुझे समझ में आ गया है। वह मैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए जैसे ही निकलने लगता है तो सोनू उसे वहां ही पकड़ लेता है। सोनू और संजना दोनों मिलकर उसे पकड़ के बेड पर गिरा देते हैं, उसे उसके सर पर वार करते हैं, वह बेहोश सा हो जाता है और वहीं से चाकुर किचन से लेकर आती है संजना और सोनू जो होता है हाथ से उसकी नस काट देता है और उसको एक आत्महत्या का रूप वहां पर दे दिया जाता है, सुसाइड नोट लिख दिया जाता है और उसे एक आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है कि इस अरविंद के जाने के वियोग में इसने जो है विकास ने आत्महत्या कर ली। इतनी सफाई से इन लोगों ने पूरा गेम प्लान रचा था दोस्तों। इसके बाद उन दोनों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है और न्यायालय के सामने पेश कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अपनी गुनाहों की सजा आज वो लोग जेल में भुगत रहे हैं। तो
देखा दोस्तों आपने, अगर पुलिस पूरी ईमानदारी से काम करे तो ऐसा कोई केस नहीं जो पुलिस सॉल्व ना कर सके, और ऐसा कोई गुनहगार नहीं जिसे पुलिस पकड़ ना सके। अगर पहली पुलिस ने भी अगर इतनी गहनता से और इतना इंटरेस्ट लेकर अगर इस केस की जांच की होती तो शायद अरविंद को इंसाफ मिलने में 1 साल का वक्त नहीं लगता। हेड्स ऑफ टू रंजीत सर, जिन्होंने इस केस में इंटरेस्ट दिखाया और इतनी चालाकी से और अपनी चतुराई से स्केल केस को 1 हफ्ते के अंदर 6 दिन के अंदर अंदर सॉल्व कर दिया। ऐसे पुलिस वालों को दिल से सलाम है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद। हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।